तो चलिए आगे। अन्ना चिप्स कंपनी डिमांडेड द पेमेंट ऑफ प्राइस विच इट ऑलरेडी मेड बाय इट। जो मैंने आपको ऑलरेडी पेमेंट कर रखा था वो मुझे वापस दे दो भाई, तुम्हारी क्रॉप तो खराब हो गई। रामविलास यादव डिनाइड रिटर्निंग द प्राइस बाय सेइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाज ऑलरेडी एंटर्ड एंड हेंस क्रॉप बिलोंग टू अन्ना चिप्स कंपनी, हेंस लॉस ऑफ क्रॉप मस्ट बी borne by it, referring to provisions of SOGA whether अन्ना चिप्स कंपनी कैन रिकवर। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। फ्यूचर गुड्स के रूल्स क्या होते हैं उसमें से पहला रूल भी फॉलो नहीं हुआ, प्लस एग्रीमेंट टू सेल और ये सब चीजें वर्ड्स प्रॉपरली आने चाहिए, कंसेप्ट समझाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बहुत सीधा सा सवाल है कि सर राइट ऑफ लियन क्या होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है, अवेलेबल टू सेलर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सर गुड्स का पोजेशन, रिटेन द पोजेशन, रीगेन द पोजेशन। राइट टू रिटेन द पोजेशन तो दो सिचुएशंस में मिलता है कि सर जब तक आप अनपेड सेलर हैं तब तक, और दूसरा मतलब, और दूसरा कि सर यदि जो बायर है वो इस प्रोसेस के दौरान यदि इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इधर तो दोनों ही केसेस में मिलेगा। जबकि रीगेन स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का राइट केवल और केवल तब मिलता है जब आपने माल ट्रांजिट में डाल दिया और बायर इंसॉल्वेंट हो गया और माल अभी भी ट्रांजिट में चल रहा है, तब केवल तभी ही मिलता है। तो ये तो अपन ने पूरी डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब मॉड्यूल में इसका आंसर आपके क्या है, 3 कॉलम टेबुलर फॉर्मेट में नहीं और इस तरीके से दिया गया है, बट इतने इजी है ये कि आप खुद से अपने समझ से 3 कॉलम टेबुलर फॉर्मेट बना के इसको आंसर कर सकते हो कि सर पोजेशन, रिटेन, रीगेन क्या होता है। ये सब आप एग्जाम्पल समेत और सब ये 4-5 पॉइंट जो है ये डिफरेंसेस आप समझा सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What are the consequences of destruction of specific goods under Sale of Goods Act, where the goods have been destroyed before making of the contract? कि सर गुड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने। सर इससे कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही गुड्स यदि खराब हो गए थे तो ये कैसा एग्रीमेंट बना रहे हैं सर? वॉइड एग्रीमेंट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? यस सर, ये वॉइड एग्रीमेंट बना रहे हैं। और ये तो इस पे कौन सा सेक्शन लागू होता है सर? सेक्शन 7। जबकि सर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बना लिया, अभी तक वो सप्लाई नहीं हो उससे पहले यहां पर माल खराब हो जाता है, तो सर कौन सा सेक्शन लागू होगा सर? सेक्शन 8 लागू होगा। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, है ना? तो सर लेकिन सर ये दोनों सेक्शन, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 किसके कंटेक्स्ट में लगते हैं? कि सर ये केवल स्पेसिफिक गुड्स के कंटेक्स्ट में लगते हैं, स्पेसिफिक गुड्स के कंटेक्स्ट में लगते हैं। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए था सर सेक्शन 8 वो अन्ना चिप्स कंपनी और उधर भी तो लगना चाहिए था। सेक्शन 8 जहां हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं आपको पोटैटो उगा के दूंगा जिससे आप चिप्स बना लेना, ठीक है? तो वहां कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में, लेकिन सप्लाई करने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से पहले यहाँ पर बीच में गुड्स खराब हो गए। सर लेकिन सेक्शन 7 और सेक्शन 8 तो केवल स्पेसिफिक गुड्स के कंटेक्स्ट में लगते हैं। वहां पर कौन से गुड्स की बात हो रही थी ऊपर वाले क्वेश्चन में? सर अन्ना चिप्स कंपनी वाले में फ्यूचर गुड्स की बात हो रही थी सर, फ्यूचर गुड्स की बात हो रही थी। इसलिए सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में से वहां पर सेक्शन 8 नहीं लगेगा। कारण समेत समझ में आया कि एग्जाम में इतनी छोटी सी बात पे आपको घुमाने की कोशिश करें कि फ्यूचर गुड्स पे आप बोलो मैं तो सेक्शन 8 लगाऊंगा और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया है। नहीं नहीं, ये सब काम नहीं करने वहां पर। बात समझ में आई? बोलिए। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, एक और तरीके से आप हैंडल कर सकते हो इस पूरी सिचुएशन को, एक और तरीके से हैंडल कर सकते हो। चलो ये तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से था। अब मैं आपको ये बात बोलूं कि जो फार्मर था रामविलास यादव, ठीक है, उसको अन्ना चिप्स कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पे तुम मेरे को आलू उगा के दोगे, ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन सर यहाँ पर बीच में फसल हो गई खराब, बाढ़ आ गई तो फसल पोटैटो की हो गई खराब, अब कुछ नहीं। तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात कर रहा हूं मैं,
सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो मैंने बता दिया सेक्शन 7 या सेक्शन 8 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये स्पेसिफिक गुड्स की बात नहीं थी, फ्यूचर गुड्स की बात थी। यदि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से सोचो आप लोग, तो सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है सर, अपन ने सेक्शन 64 एंड सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? यस सर, कि जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है या फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कोई वॉइड में कन्वर्ट कर देता है, तो सर जिस भी पार्टी ने जो भी बेनिफिट डिराइव किया है वो उसे अपोजिट पार्टी को वापस लौटाना होता है। दोनों सेक्शंस में एक ही तो बात थी, जिस भी पार्टी ने जो भी पार्टी से बेनिफिट डिराइव किया है वो उसको वापस लौटाना रहेगा। ठीक है सर। तो सर मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल जो आलूओं के लिए एडवांस लिया हुआ था उसको वापस लौटाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आए तो सर लौटाना पड़ेगा ना सर। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी वही बोल रहा है, फ्यूचर गुड्स थे, फ्यूचर गुड एग्जिस्टेंस में नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, पैसा तो वापस लौटाना ही पड़ेगा सर। ठीक है, अलग अलग एंगल से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस तो हो गए पूरे। चलो, ये तो हुई एक बात। मैंने फाइल भेज दी है, डिटेल में आंसर देखने हो तो जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब मैं आपको आज कुछ करा रहा हूं जो कि आज सभी जने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसकी भी फाइल मैंने पीडीएफ बना के भेजी है आपको। ठीक है, चलिए अपन अब कुछ पेपर पैटर्न जो है आपका वो देखने की कोशिश करते हैं। आइए जी, इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर। सर आप लोगों को क्वेश्चंस जो मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस सर 6 मिलेंगे, जिसमें से आपको कितने करने हैं सर? 5 करने हैं। 1+4 क्यों लिखा हुआ है बेटा? क्योंकि एक तो होगा कंपलसरी और एक जो होएगा वो बाकी, मतलब कंपलसरी तो अटेंड करनी है, बाकी 5 में से कोई भी 4 करने, एक की चॉइस मिलेगी आपको, इसलिए। ठीक है सर। अब है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो आपको कहां कहां क्वेश्चंस मिलेंगे सर? सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो सर आपको सबसे जो कंपलसरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सर उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 पार्ट्स आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाला। यानी कि कंपलसरी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ध्यान रखना है आपको कि सर इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, कंपनीज एक्ट में से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कंपलसरी पार्ट में दिया जाएगा, और पार्टनरशिप एक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन को, डायरेक्ट मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा इन दी फर्स्ट कंपलसरी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है बेटा, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ नहीं सकते। तो सर सबसे पहले ही अटेंड करना होगा कि जैसे ही आंसर शीट खोलेंगे पहला क्वेश्चन ही क्वेश्चन 1 अटेंड करना होगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो ही अटेंड करें। सर जो क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट आता है, फर्स्ट इंप्रेशन झाड़ना जरूरी है ना एग्जामिनर पे, तो जो क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन में से आपको सबसे अच्छा आता है वो आप सबसे पहले अटेंड करेंगे इन योर आंसर शीट। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। सर लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आप सबसे पहले, मान लो क्वेश्चन 3 में आपको सबसे अच्छा आता है, आपने सबसे पहले वो अटेंड किया, सर 3 में भी जो 3 पार्ट होंगे ना, वो फिर तीनों एक साथ अटेंड करना। वो ऐसे मत करना कि पहले क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और बी पार्ट कर लिया, सी पार्ट बाद में करूंगा, बीच में क्वेश्चन 4 डाल दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करना। क्वेश्चन नंबर जो भी अटेंड कर रहे हो वो सारे सब पार्ट्स के साथ में एक साथ अटेंड करना। गॉट द पॉइंट? यस सर। कोई जरूरी नहीं है कंपलसरी क्वेश्चन सबसे पहले अटेंड करें, जो सबसे बेस्ट आता है वो अटेंड करोगे सबसे पहले, नेक्स्ट सारे पार्ट्स एक साथ करने। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 3A अटेंड कर रहे हो, मान लो क्वेश्चन नंबर 3A जो अटेंड कर रहे हो उसमें सर पेपर के ऊपर भी क्वेश्चन 3A विद सब पार्ट लिखोगे, और जो यहाँ पर है मार्जिन जो भी है वहां पर भी क्वेश्चन नंबर 3A पूरा लिखोगे, जिससे एग्जामिनर को ध्यान पड़ जाए।
सर 3 पार्ट्स अटेंड करने हैं, हर क्वेश्चन का हर सब पार्ट नए पेज से चालू करोगे, हर क्वेश्चन का हर सब पार्ट नए पेज से चालू करोगे। क्वेश्चन नंबर 3B भी करना है तो PTO लिख देना यहाँ पर, प्लीज टर्न ओवर, और नए पेज से चालू करना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर को फ्लो में पता ही नहीं पड़ता है कब ये क्वेश्चन खत्म हो गया और कब यहाँ से चालू हो गया। ठीक है, नया क्वेश्चन तो वो तो उसको तो 1000 कॉपियां चेक करनी है, तुमको ध्यान दिलाना पड़ेगा कि नया क्वेश्चन नया आंसर चालू हो चुका है। गॉट द पॉइंट और नॉट? जो बातें बता रहा हूं ना वो ध्यान से अटेंड करना। बॉल पॉइंट पेन से ही काम करना, इंक पेन से काम मत करना। ठीक है, इंक पेन नहीं चलेगा। सर उसमें से भी ब्लू या ब्लैक, उसमें से भी लोगों की पसंद ब्लैक होती है, ब्लू या ब्लैक अलाउड होता है। क्यों ब्लू या ब्लैक? क्योंकि वो तुमको कुछ एग्जाम में गोले करने होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में, इसलिए ब्लू या ब्लैक। अपने ये प्रिया मिस से एक बार गाइडेंस ले लेना कौन सी इंक से करें, ब्लू या ब्लैक के अलावा अलाउड नहीं है, उसमें से भी कौन सी की वो प्रिया मिस से लेना। पर बॉल पॉइंटिंग, इंक पेन यूज नहीं करना भगवान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कि सर पहला क्वेश्चन, मतलब कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है नेक्स्ट? सर सोगा से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल, कंपनीज डायरेक्ट, एलएलपी डायरेक्ट। एलएलपी से डायरेक्ट और प्रैक्टिकल दोनों आने के चांसेस हैं, लेकिन सर डायरेक्ट के ज्यादा चांसेस हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर पार्टनरशिप में से डायरेक्ट, प्रैक्टिकल, कंपनीज, इस तरीके से मैंने पूरा चार्ट बना के दे दिया है आपको, ये मैं आपको अभी दे दूंगा। सर क्वेश्चन पेपर कितने का आएगा? सर 120 नंबर के आसपास आएगा। 6 क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें से आपको 100 नंबर का अटेंड करना है। ठीक है सर, ये कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे हम सारे क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ना चालू करेंगे, तो सर हमारा टाइम नहीं खराब हो जाएगा क्या? वैसे ही तो लॉ के पेपर में टाइम की मारामारी रहती है। तो सर इसका सॉल्यूशन फॉर योर अकाउंट्स पेपर, फॉर योर अकाउंट्स पेपर एंड फॉर योर लॉ पेपर, इनफैक्ट हर पेपर के पहले आधे घंटे पहले आपको जाना अलाउड है अंदर। तो सर आधे घंटे पहले तो अपनी सीट पे सेटल हो जाना। ठीक है, और अकाउंट्स और लॉ का जो पेपर है वो आपको मिल जाएगा 15 मिनट पहले इन हैंड। जैसे एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल 2 से 5 बजे तक, जैसे एग्जाम 2 से 5 बजे तक है, तो 1:45 पे आपको लॉ का पेपर हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो इस 15 मिनट में आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी, खोल के लिख नहीं सकते हो, बस पेपर हैंड ओवर किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये चेक करना कि सर जितने भी पेजेस लिखे हुए हैं वो सारे पेजेस क्वेश्चन पेपर में है या नहीं है। ठीक है, कई बार बीच में से अटैच होने रह जाते हैं क्वेश्चन पेपर में पेपर्स। ठीक है, तो पहले ही इंश्योर करना। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने को इंश्योर करनी है वो ये करनी है कि सर इन 6 क्वेश्चंस में से पहला तो कंपलसरी है, बाकी में से कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं, अटेंड करने का नहीं बोल रहा हूं, कौन सा छोड़ूं ये सेलेक्ट करना। कौन सा छोड़ूं, इसमें मेरे को नहीं आता है, तो वो सेलेक्ट करना भैया कि कौन सा छोड़ना है मेरे को, बाकी के तो तुमको अब करनी ही है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट एक चीज और देखो रे, देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो हो सकता है उसमें 2 क्वेश्चन और, मतलब उस 7 को 2 पार्ट्स में तोड़ दें, 4+3, 4+3, 6 का है तो 4+2 या 3+3, 7 को 2+5 में भी तोड़ा गया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से सर कई डायरेक्ट क्वेश्चन भी हैं जो 6-6 नंबर के भी रहेंगे। ओके सर, तो सर इस तरीके से यहाँ आपको धोखा दिया जा रहा है कि मात्र 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, एक्चुअल में अटेंड कितने करने हैं? 23 से 24 क्वेश्चन मिनिमम अटेंड करने रहेंगे उस दौरान, 23 to 24 क्वेश्चन ऑफ वेरियस वेरियस डिनोमिनेशन, 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे। ये आपको वहां डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, कितने कीवर्ड्स मेंशन करने हैं। ठीक है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, एग्जामिनर का ध्यान ले जाना है कि देख मैंने कीवर्ड लिखा है, नंबर देना है तेरे को मेरे को। कोई ऐसी चीज है कि जो कि डिफरेंस वाली है, तो मैं आपको कभी से बोलता आ रहा हूँ, इसे डिफरेंस में 3 कॉलम टैबुलर फॉर्मेट में आंसर करना है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या डिफरेंस है वो। ठीक है, सेक्शन नंबर तभी मेंशन करना जब आप लोग 100% श्योर हो उसके बारे में, नहीं तो सेक्शन नंबर मेंशन करने की बजाय लिख देना एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, ऐसे लिख देना। नेक्स्ट, यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में लिखना, कितनी बार बता चुका हूं। और
फैक्ट्स ऑफ द केस छोटे छोटे लिखना, फैक्ट्स ऑफ द केस छोटे छोटे लिखना। जस्ट गिव मी अ सेकंड, समबडी इज ऑन द डोर, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। आ जाइए वापस, सॉरी देयर वाज सम इंटरप्शन। तो मैं जो भी बात बोल रहा हूँ समझ में आ रही है? यस सर, फैक्ट्स ऑफ द केस में पॉइंटर्स में डालो। अभी जब मैं आप लोगों की एग्जामिनेशन कॉपीज चेक करता हूँ ना, ये जो टेस्ट वाली कॉपीज चेक करता हूँ, तो मैं कई बच्चों को देख रहा हूँ पैराग्राफ में पैराग्राफ मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, अरे यार उसको पॉइंटर्स में पलट दो ना, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, एग्जामिनर को भी पढ़ने में आसानी रहेगी, है ना? नहीं तो पैराग्राफ में जैसे कोई बोलता जाता है फिर अपना सुनने का मन नहीं होता है ना, वैसे उसको निकाल के पढ़ना पड़ेगा। आप उसको दर्द दे रहे हो तो वो भी आपको एग्जाम में नंबर देते हुए दर्द दे देगा। ठीक है, अच्छा है, जो भी लिख रहे हो पॉइंटर्स में लिखो और अंडरलाइन करो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उससे उसकी नजर में आएंगी। ठीक है, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट्स बनते हैं, तो सर वो पॉइंटर्स को यदि आप पहले से ही एक बॉक्स में आंसर जहां स्टार्ट किया वहां पर बॉक्स में दिखा दो कि मैं इसमें ये 5 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। ठीक है, टॉपिक का नाम डाल दिया कि आपने जो क्वेश्चन दिया है वो इस बारे में और इसमें ये पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, तो सर वो आपसे इतना खुश होएगा कि खुले हाथ से नंबर देगा आपको। स्नैपशॉट समरी कहने का मतलब है, स्नैपशॉट समरी दे दो। थोड़ा सा टाइम बत्ता लगेगा लेकिन तुम भी ईज में हो जाओगे, वो भी ईज में हो जाएगा, क्यों आप बता दोगे कि मेरे को सारे पॉइंट्स पता है इस बारे में। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं बेटा, मैंने कुछ लोगों के पेपर में ऑब्जर्व करा है, लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, हाँ आंसर पूरा दिया है, पर भैया प्रेजेंटेशन में मार खा गए तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए पॉइंटर्स में पलटो उन चीजों को। ठीक है जी, यदि कोई केस लॉ लगता है तो केस लॉ का नाम मेंशन, उस केस लॉ कैसे एप्लीकेबल है उसका एक लाइन में लिखो, और मतलब वो क्या बात करी गई है, जैसे कि एग्रीमेंट्स विद माइनर्स आर वॉइड ab initio, ये बात करी गई है और केस का नाम आ जाएगा दो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। पूरे केस को तब तक डिस्कस करने की जरूरत नहीं है जब तक कि खुद क्वेश्चन में डिटेल्स नहीं मांग ली गई हो केस की। बात समझ में आई? बात समझ में आई अभी तक जो भी समझा रहा हूं? यस सर, आगे देखो। हाँ, और क्या बताना चाह रहा था, हाँ सर, तो सर इस एक्सरसाइज को करने का, अच्छा एक वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर्स, ये तो हो गया तुम्हारे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के लिए वर्किंग नोट्स तुम लोग बनाते होगे। ठीक है, पर हमारे लॉ के पेपर में भी लिखा हुआ आता है सर, तो इसका क्या मतलब हो गया? सर कई बार आप लोगों को अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, कई बार कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी, तो वो नीचे अपना अजम्पशन लिखना। कोई भी अजम्पशन लेना पड़े तो कंपनीज एक्ट में कभी कभार अजम्पशन लेना पड़ जाता है, तो वो अपना अजम्पशन लिखना कि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, यदि कोई अजम्पशन ले भी रहे हो तो। ठीक है, इसका बहुत बड़ा खेल हो सकता है। तो अब इसका सर समरी क्या निकल के आई? सर समरी ये राइट हैंड साइड में निकल के आई है। क्या समरी? कि सर सिलेबस के हिसाब से तो ये वेटेज, ये रेंज दी गई है कि इनके बीच में मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। सबसे भारी कौन सा है कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 20 से 30 नंबर के बीच में पूछा जाएगा। देखा क्या गया है, 32 मार्क्स के क्वेश्चन। सर ये ज्यादा कैसे? क्योंकि सर एक्चुअल पेपर 120 नंबर का है ना, उसमें से 100 का अटेंड करना है, तो सर इसलिए थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। सर मेन चीज, सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 14 नंबर के तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट, हाँ ये रेंज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, और 18 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन। तो सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दोनों पढ़ने हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी पढ़ने हैं और डायरेक्ट भी पढ़ने हैं, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है, 40-60 का ही फर्क है। सर दोनों पे ध्यान देना है, हाँ ज्यादा ध्यान डायरेक्ट पे देना है,
थोड़ा कम ध्यान प्रैक्टिकल पे देना है, लेकिन प्रैक्टिकल पे ध्यान नहीं दोगे तो लुटिया डूब जाएगी, इसलिए दोनों पढ़ने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मोर वेटेज, बट 60-40 का ही रेशियो है डायरेक्ट टू प्रैक्टिकल का, तो दोनों पे अटेंशन देना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में किस पे अटेंशन देना है? सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन कम मार्क्स के आ रहे हैं, 2:1 का फर्क है। तो यानी सोगा को किस एंगल से ज्यादा पढ़ना है? कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर करने के एंगल से ज्यादा पढ़ना है। पार्टनरशिप में उल्टा है, प्रैक्टिकल कम नंबर का आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा नंबर का आएगा। यानी 1932 वाली पार्टनरशिप पढ़ना, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से ज्यादा पढ़ना 1932 वाली। बात समझ में आई? ये डिकोड करने की चीजें हैं। कंपनीज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन कम आएगा, यानी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ज्यादा पढ़ना है। पर सर प्रैक्टिकल भी तब तक नहीं कर पाओगे जब तक थ्योरेटिकल अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होएगा। थ्योरी भी तो मेंशन करनी पड़ती है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो सर थ्योरी स्ट्रांग होगी तभी तो प्रैक्टिकल आंसर कर पाओगे। इसलिए पढ़ना किस एंगल से है वो देख लो, कि सर कंपनीज को प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे इसलिए उस एंगल से ज्यादा पढ़ना है। एलएलपी में ज्यादा चांसेस हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के, हालांकि डायरेक्ट ही बोला हुआ है, जो तुम्हारे पास्ट पेपर्स और जो एमटीपीज वगैरह आए हैं डायरेक्ट। पर सर थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल भी मतलब डायरेक्ट का ही ज्यादा बोला हुआ है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी आ सकता है, इसलिए दोनों आ सकता है, तैयारी रखना, लेकिन ज्यादा चांसेस एलएलबी में डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बरोबर बरोबर आ रहे हैं अभी तक, 7 नंबर के प्रैक्टिकल, 7 नंबर के थ्योरेटिकल, 14 नंबर का। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को 0 से 5 नंबर की रेंज दी थी, पर आ रही क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं। ठीक है। तो भैया इस तरीके से तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और जनरल प्रिंसिपल्स हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्कोरिंग रहेगा 15 से 20 नंबर, 21 नंबर का आ रहा है, पार्टनरशिप में से 21 का आ रहा है। कंपनीज तो खतरनाक स्कोरिंग रहेगा। जिसने कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और ये तुम्हारा एलएलपी एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये तो घोटने के हैं। मुझे लगता है तुमको ये में तो नंबर खूब सारे मिलेंगे। कंपनीज कर लो, छोटा सा है 21 नंबर का, पार्टनरशिप में 4 चैप्टर है 21 नंबर के लिए, एलएलबी में एक ही चैप्टर है 6 का, एनआई एक्ट में एक ही चैप्टर है 14 नंबर के आसपास आता है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 नंबर। सर आप ये देखो कि यहाँ से आपका बेस तो बन जाएगा पास होने का, जिसने ये सब चीजें अच्छी की। तो क्या सर इनको छोड़ दें? अरे नहीं मूर्खों, ये काम कर दिया तो कभी जिंदगी में पास नहीं हो पाओगे। तो सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टाइम लगता है, ठीक है, पर करना है। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब करना है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरली बाद में ही करना चाहिए, जनरली ऐसा बोलते हैं कि बाद में ही करना चाहिए। तो सर पैरेलली इसको भी चलाओ, ये तो पक्के से करने हैं, फटाफट नंबर पक्के होंगे। और इनको डिटेल में करना है, कॉन्ट्रैक्ट और सोगा को बहुत डिटेल में, नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा है। तो ये 2 पोर्शन में रखो लॉ को, एक में तो ये सारे पोर्शन कवर अप करो, ठीक है, और एक में साइड में दिन में 2 सिटिंग लगाओगे, एक तो ये करने के लिए जो इजी वाले हैं, इजी वाले मतलब कंपैरेटिवली इजी वाला है, और एक इनको फुल टाइम देना पड़ेगा, इसको साइड में सेकंड फेज में दिन में 2 बार लॉ पढ़ना पड़ेगा, एक ये उठा के चल रहे हैं और एक ये। आईआरएफ का एग्जाम टेस्ट मैंने सबसे लास्ट के आसपास रखा है, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल है, तो घोटावा तुरंत होएगा ना, पहले घोटवा के टेस्ट ले लूं और 1-1.5 महीने बाद दूसरी बार देना पड़े तो साफ हो जाता है पट्टी से, इसलिए टेस्ट ही लास्ट में रखा है। मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है तुम लोग के लिए, ये तुम्हारे को टेबल हेल्प करेगी, ये मैंने भेज दिया है वहां पर, क्या नाम है अपने, तुम्हारे ग्रुप पे भेज दिया है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। कल अपन चालू करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का क्वेश्चन बैंक। ठीक है जी, कल मिलते हैं अपन। समझ में आ रहा है ना कि तैयारी कैसे करनी है और क्या? दक्ष अग्रवाल बोलो भाई। सर कल क्लास कितनी बजे रहेगी?